अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। आज की इस वीडियो में हम होम्योस्टेसिस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे जो कि एमडीकेट के एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी की पॉइंट सीरीज का हिस्सा लाजमी बने। उसमें कंप्लीट कोर्स के तमाम सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से पूछा जाएगा होम्योस्टेसिस की ये जो टर्म है वो किसने पेश की थी? वॉल्टर बी कैनन। वॉल्टर बी कैनन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो होम्योस्टेसिस की जो है वो टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। होम्योस्टेसिस एक क्या सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी while adjusting to the changing condition। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल करता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चेंजिंग के बावजूद अपने आप को एडजस्ट करता है, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस में हमारे पास जो है वो फीडबैक सिस्टम होता है। फीडबैक सिस्टम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। भाई किसी भी तब्दीली को जो है वो चेक करना और उसको बैलेंस करना वो कहलाता है फीडबैक। अब ये फीडबैक दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? इफ अ बॉडी इज इंजर्ड एंड ब्लीड, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब बॉडी क्या होगी? इंजर्ड होगी। इंजर्ड होगी तो क्या होगा? खून बहेगा। क्या होगा? ब्लीड्स करेगा। अब खून जैसे ही बहेगा तो फौरन से क्या होगा? प्लेटलेट जो है वो एक्टिव हो जाएंगे और प्लेटलेट जो है वो इसके जो ब्लीडिंग सिस्टम को जो है वो क्या करेंगे? रोकेंगे। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव फीडबैक। जबकि नेगेटिव फीडबैक हमारे पास क्या होता है? व्हेन कोल्ड आउटसाइड, ठंड लगना शुरू हो जाएगी, शिवरिंग स्टार्ट होगी, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न टू सेट फॉर्म। तो हमारे पास क्या था कि जैसे ही ठंड लगना शुरू हो जाएगी, जिस्म क्या होना शुरू हो जाएगा? कांपना शुरू कर देता है ताकि उस टेम्परेचर को दोबारा अपनी जगह पर लाया जा सके। तो नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल याद रखनी है हमारी बुक वाली और पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल याद रखनी है। अब हमारे पास होम्योस्टेसिस में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन आ जाते हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड मिनरल्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जो है ये कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब हमारे पास जो है वो इस बेस पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, एक है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स जो है ये दोनों समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको बेसिक चीज बता दूं कि देखिए हमारा जो सेल है ना, सेल का 70 to 90% हिस्सा क्या है? सेल का 70 to 90% हिस्सा जो है वो पानी है। अब अगर सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा जाए, गौर से सुनिएगा, सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा जाए जहां पानी की कंसंट्रेशन सेल के मुकाबले में ज्यादा है, यानी मीठा पानी जो खालिस पानी है, तो उसमें पानी की कंसंट्रेशन अगर सेल के मुकाबले में ज्यादा है तो वो सोल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक, यानी पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी कहाँ जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। और आपको मालूम है वो प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि पानी की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? यहाँ ज्यादा होगी। पानी की कंसंट्रेशन जब यहाँ ज्यादा होगी तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसे हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसे हम? एंड ऑस्मोसिस, यानी बाहर से पानी का अंदर की तरफ आना। इसी तरीके से हाइपरटोनिक सोल्यूशन, समंदर के पानी की बात करो, उसमें नमक की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो उसमें हमारे पास क्या था कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, उसमें नमकियात वगैरह जो है वो ज्यादा होता है, लिहाजा पानी के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है वो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बनिस्बत बाहर की, जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं उसे हम? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर होती है, लिहाजा ना पानी बाहर से अंदर जाता है सेल के अंदर, ना सेल से बाहर जाता है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि पानी जब सेल से बाहर से अंदर जब जाता है तो सेल जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा देर रहने के बाद ये एनिमल सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, जबकि प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने प्लांट सेल को क्या दी है? प्लांट सेल को अल्लाह ताला ने जो है वो सेल वॉल दी है जो उसको बर्स्ट होने से बचाती है। इसी तरीके से हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर एनिमल सेल जब मौजूद होता है तो यहाँ क्या होती है? एक्सोस्मोसिस होती है। पानी जो है वो सेल से अंदर से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और श्रिंकेज होना शुरू हो जाता है, और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो
एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट सवाल है कि प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस कब होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एनिमल सेल बर्स्ट जो हो जाता है वो किस में होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम बात करेंगे, इसमें कोई ये मैकेनिज्म नहीं होगा। अब अल्लाह ताला ने दो तरह के जानदार जो है वो बनाए हैं, एक है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर और एक है ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी बनाई कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक है, लिहाजा ना पानी बॉडी बाहर से अंदर आता है ना अंदर से बाहर आता है। मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर, कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। बड़ी किस्म की जो नमकियात में जो तब्दीली आती है, हर किस्म की वाइड रेंज में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को बाहर के मुकाबले में ये आइसोटोनिक बना लेते हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर क्या होते हैं? कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर जितनी भी तब्दीली आ जाए वो अपने अंदरूनी एनवायरनमेंट क्या रखते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। अब इसमें किस तरह के जानवर हैं? समंदर में भी इस तरह के जानवर हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन के अंदर रहने वाले भी इस तरह हैं। कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। नैरो रेंज के अंदर ये सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे अगर मीठे पानी की मछली को अगर नमक के पानी समंदर के पानी में डालते हैं वो मर जाती है, उसका वो निज़ाम ही नहीं होता। तो बड़ी एक लिमिटेड कैपेसिटी में क्या करते हैं, ये जिंदा रहने की क्या रखते हैं? सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से समंदर के पानी की मछली को अगर मीठे पानी में अगर डाल दी जाए तो वो भी कुछ देर में क्या हो जाती है? मर जाती है। अब यहाँ होता क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर क्या होता है? गौर से देखिएगा, ये समंदर के पानी की मछली है। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट, यहाँ मीठे पानी की बात हो रही है, बाहर तो सिर्फ प्योर तकरीबन पानी ही है ना, तो इसका अंदरूनी एनवायरनमेंट जो होता है वो बाहर के मुकाबले में क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है, जिसकी वजह से बाहर से मुसलसल पानी जो है वो क्या होता है? बाहर से मुसलसल पानी जो है इसकी बॉडी के अंदर आता रहता है, एंड किसके जरिए? एंडोस्मोसिस के जरिए। अब इनके पास जो है वो इतना सारा जो पानी इनके अंदर आता है तो मुसलसल ये क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन, बड़ी डाइल्यूट यूरिन क्या होती है? जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, डाइल्यूट यूरिन निकाल कर जो है वो एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं। साथ ही साथ इनके पास कुछ सेल होते हैं जिन्हें कहते हैं आइनोसाइट्स। आइनोसाइट्स क्या करते हैं? एक्स्ट्रा नमकियात, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ये बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि इसका अंदरूनी के एनवायरनमेंट जो हाइपरटोनिक ज़्यादा ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइपरटोनिक होगा उतना ज़्यादा पानी क्या होगा? इनके बॉडी के अंदर आएगा। इसी तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर हैबिटेट। मैरीन समंदर के पानी के अंदर मसला क्या है? इनकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो बाहर के मुकाबले में हाइपोटोनिक है, अंदर पानी ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर जो है वो क्या है? नमकियात की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो लिहाजा क्या होता है? इनकी बॉडी से पानी जो है वो क्या हो रहा होता है? मुसलसल निकल रहा होता है। तो उसको कवर करने के लिए मुसलसल क्या करते हैं? पानी पीते रहते हैं। अब पानी पियेंगे तो पानी कौन सा होगा? नमकीन पानी होगा। तो उस नमकीन पानी के साथ नमक आएगा, तो एक्स्ट्रा नमक को सॉल्ट ग्लैंड अल्लाह ताला ने इनको दिए हुए, तो सॉल्ट ग्लैंड के जरिए वो नमक को बाहर निकाल रहे होते हैं। और यूरिन जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, बिल्कुल गाढ़ी यूरिन जिसमें पानी बिल्कुल कम मिकदार में होता है, बस वो रिलीज करते हैं। ये इनका पूरा निज़ाम था। अब आइए हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जमीन पर रहने वाले जो जानदार है उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है? इनके पास सबसे पहले अल्लाह ताला ने दी है एक्सटर्नल वाटरप्रूफ कवरिंग। एक्सटर्नल वाटरप्रूफ कवरिंग दी हुई होती है जो कि केराटिन की अगर बात की जाए, इंसानों में अगर बात की जाए केराटिनाइज होती है स्किन। काइटिन जो है वो आर्थ्रोपोड्स वगैरह में, कैल्शियम कार्बोनेट मोलस्का वगैरह में जो है अगर देखा जाए तो ये इस तरह की कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है, वाटरप्रूफ कवरिंग होती है, ताकि बॉडी का पानी इतनी आसानी से बॉडी से बाहर ना निकले। अब आप बोलेंगे सर पसीने कैसे आते हैं? वो तो स्वेट ग्लैंड से आते हैं, डायरेक्ट एवापोरेशन नहीं हो रही होती। एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, यूरिक एसिड, अब ये क्या करते हैं? विच रिजर्व लेस अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऐसा होता है जिसको एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड, मिसाल के तौर पे यूरिया, इसको एक्सक्रीट करने के लिए जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए रखा होता है। और तीसरे इनके अंदर मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के जरिए अपना पानी बना लेते हैं। जैसे कैमल है ना, रेगिस्तानी इलाके में क्या है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ है ना, तो ये मेटाबॉलिक वाटर अपना बना लेता है और कई कई दिनों तक जो है वो बगैर पानी के भी क्या रहता है? ये जिंदा रह सकता है। इसी तरीके से कैंगरू रेट, इसके अंदर भी मेटाबॉलिक वाटर की कैपेसिटी है। तो ये एग्जांपल एमसीक्यू के तौर पर जरूर आपने याद रखना है। अब आइए एक्सक्रीशन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको बॉडी से रिमूव करना, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हमारे पास तीन है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया की अगर हम बात करते हैं, ये 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया के मुकाबले में 1 लाख गुना जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। और वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं उसे कहते हैं अमाइनोटैलिक। इस तरीके से यूरिया की बात करते हैं, यूरिया जो है हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल जो कि लीवर के अंदर होती है इसके जरिए प्रोड्यूस होता है, इसका फॉर्मूला है CONH2। मैमल्स, एम्फीबियन, सम फिशेस, ये जो है वो यूरिया जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। और याद रखना कि जो यूरिया को एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के तौर पर यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरेटोटैलिक।
ये ज़रूर याद रखना है। यूरिक एसिड जो है वो 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, अमोनिया के मुकाबले में 10,000 गुना जो है वो कम टॉक्सिक होता है। यूरिकोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। इन ह्यूमन 75% यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी एंड 25% इज एक्सक्रीटेड बाय इंटेस्टाइन। इंसानों के अंदर जो यूरिक एसिड जो भी बनता है 75% जो है वो किडनी उसको एक्सक्रीट करती है, जबकि 25% इंटेस्टाइन यानी स्टूल के जरिए जो है ये बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो यहाँ जाकर ये लेक्चर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो हम MD कैट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।